टाइनोर क्या है और क्या करता है? टाइनोर इज एक्चुअली अ मास प्रोड्यूसिंग ऑर्थोपेडिक डिवाइस कंपनी। कितना बड़ा एम्पायर है टाइनोर का? हमारे पास 3000 एम्प्लॉइज हैं। हम 60 कंट्रीज में सामान भेजते हैं। 5-6 कंट्रीज में वी आर नंबर 1 ऑल्सो। तो 10,000 रुपए से जो अपन ने अभी करोड़ों की जर्नी आज की डेट में की है, वो कंपाउंडिंग तभी काम करेगी जब बीच में कैपिटल आई होगी। 10 करोड़ की कंपनी के 100% मालिक होने से बेहतर है हाँ। कि आप 1000 करोड़ की कंपनी के मालिक बनो, चाहे आपका उसमें स्टेक 50% है। MBBS की तैयारी कर रहे थे, फिर फार्मा में भी PhD की, फिर आपने 2 साल पढ़ाया भी। पहले दिन जब गया ना कॉलेज में, अब मैंने जाके उनको पहले दिन क्या बोला, किस किस की गर्लफ्रेंड है, उसके लिए एक सुंदर सा गिफ्ट तैयार करेंगे। वो 2-3 दिन पूरा लगन के साथ मेरे साथ लग के वो समझते रहे, पढ़ते रहे। बहुत इंटेलिजेंट है। बोले भाई तू डॉक्टर बन जा। फिर यार तू डॉक्टर नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, तू MBA कर ले या मैनेजमेंट का काम कर ले, और यार तेरे से वो भी नहीं हो रहा तो खुद का काम कर ले। तो तीनों चीजें आपने तीनों की हुई है। मेरा हमेशा फिलॉसफी रही है, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं जिसमें से आप रिजल्ट नहीं ला सकते। मैं तो MBA वाले से पूछता हूँ, क्या 100 करोड़ बनाना तूने सीख लिया? अगर नहीं सीखा तो 90% ऑफ द इंडियन MSME हैज लेस देन 10 एम्प्लॉय। आप 3000 लोगों की टीम बनाई। आपकी हायरिंग या मैनेजमेंट फिलोसॉफी क्या है? एक्चुअली ये एहसास नहीं करवाते कि तुम एम्प्लॉय हो, तुम मालिक हो अपनी मशीन के, अपनी स्किल के। माई मशीन माई वैलेंटाइन 14 फरवरी अभी निकला, तो हम कॉन्सेप्ट क्या रखते हैं? आई शुड लव माई मशीन। मेरी मशीन ही मेरा वैलेंटाइन है। टोयोटा से कुछ रिलेशन है? टोयोटा से आपने कुछ चीजें सीखी, ऐसा कुछ था कि बाकी लोग क्यों क्वालिटी नहीं दे पा रहे थे और आपने जब क्वालिटी दी, क्या चेंज किया जिससे आप क्वालिटी दे पाए? टीचिंग से बिजनेस की जर्नी कैसे चालू हुई? बिजनेस 3 महीने डिस्टर्ब रहा या ज्यादा लंबे समय रहा? हम हमेशा ये बात करते हैं इंडिया की कंपनी और इंडिया के प्रोडक्ट भाई साहब बाहर क्यों नहीं जाते, इंटरनेशनल क्यों नहीं जाते। आज ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करते हैं। इंडिया का एक ब्रांड है जो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड इक्विपमेंट्स और चीजें बनाता है। ये कंपनी है टाइनोर, और टाइनोर इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है। इंडिया के ऑर्गेनाइज मार्केट का 30% है, यानी इसके जैसा दूसरा कोई ब्रांड नहीं है। टोटल 6 कंट्री में ये नंबर 1 है। उसके अलावा टोटल 60 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। ग्लोबल लेवल पे इनकी बात करें, ये टॉप 15 कंपनीज में से आते हैं इस सेक्टर की, और आने वाले 5 साल में इनका एम है कि मैं टॉप 5 में पहुंच जाऊंगा। और ऐसा नहीं है कंपनी कोई 100 साल पुरानी है या कोई बिलियनियर ने चालू की है। ये कंपनी है मात्र 30 साल पुरानी, और इसको एक एंटरप्रेन्योर ने 0 से चालू किया है। वो एंटरप्रेन्योर है मिस्टर PJ सिंह। इन्होंने चंडीगढ़ से इस कंपनी की शुरुआत की थी। पहले ये इसको बनवा के किसी से बेचते थे, फिर इन्होंने कहा इंडिया की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इन्होंने इसकी खुद मैन्युफैक्चरिंग करनी चालू की। इनके प्रोडक्ट का दबदबा आप ऐसे मानेंगे कि जहां बाकी प्रोडक्ट उधारी पे बिकते हैं, ये अपना माल एडवांस लेके बेचते हैं। इनकी खुद की 3000 से ज्यादा लोगों की टीम है, 1500 डिस्ट्रीब्यूटर है, 8000 से ज्यादा सब डिस्ट्रीब्यूटर है, और 3 लाख केमिस्ट की दुकानों में इनका प्रोडक्ट मिलता है। जो 30 साल पहले कंपनी चालू हुई थी एक छोटे से सपने और छोटे से विजन से, आज 5000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, और हो सकता है आने वाले 5 सालों में 15000 करोड़ की कंपनी बनके खुद का IPO लेके आए। तो हमने PJ सिंह जी से इस पॉडकास्ट में जाना कि भैया जहां इंडिया में सब लोग मैन्युफैक्चरिंग से बचते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में क्यों घुसे, और मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई व्यक्ति घुसना चाहता है तो कैसे डिसाइड करे किस प्रोडक्ट में काम करना है। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी शेयर की है, जो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट की करना चाहते हो तो आपको मजा आ जाएगा सुन के। वो क्या है आपको पॉडकास्ट में पता चलेगा। ये चीज भी आप इनसे सीख सकते हैं कि इंडिया को इंटरनेशनल ब्रांड कैसे बनाना है। उसके अलावा एक इनकी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसकी वजह से 3000 आदमियों की टीम है और सभी ज्यादा खुश है, और रिटेंशन बहुत ज्यादा है। हम कहते हैं लेबर हमको मिलती नहीं है, रुकती नहीं है, इनके यहाँ 3000 आदमियों की टीम रुक के काम कर रही है। कैसे, इनका विजन क्या है, इनका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, सब जानने को मिलेगा इस पॉडकास्ट में। तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इंडिया लेवल पे कोई ब्रांड बनाना है, टीम मैनेज करनी है, क्वालिटी मेंटेन करनी है, दिस इज द पॉडकास्ट फॉर यू। और सीधे चलते हैं पॉडकास्ट में और सुनते हैं टाइनोर की कहानी PJ सिंह जी की जुबानी। वेलकम PJ सर टू द पॉडकास्ट। थैंक यू राहुल जी। सर सबसे पहले तो मैंने अभी आपकी जितनी रिसर्च करता जा रहा हूँ उतना ज्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट और आपके लिए जो है ना लव बढ़ता जा रहा है कि आपने क्या अमेजिंग काम किया है इंडिया की धरती से। लेकिन फिर भी एक आम आदमी के लिए जो पहली बार आपको जान रहा है, टाइनोर क्या है और क्या करता है? देखो, टाइनोर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्थोपेडिक सॉफ्ट गुड्स बनाता है। दे आर मेडिकल डिवाइसेस जो बॉडी के बाहर अपनी मसल्स को, अपने जॉइंट्स को सपोर्ट करता है। ठीक है। और टाइनोर दूसरा क्या है, जन्म इसने लिया इसलिए कि इंडिया को सर्व करना चाहता था। तो जब इसके बारे हमने सोचा था तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया में मेडिकल डिवाइसेस ना तो हाई क्वालिटी के बनते थे,
ना बिकते थे। अगर इंपोर्ट होते थे तो इतने महंगे थे कि आम बंदा तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता था। तो हमारे मन में आया कि इफ वी कैन मेक वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और वो अफोर्डेबल भी हों और घर घर तक पहुंच पाए, तो ये हमारा एक सौभाग्य होगा कि हम इंडिया को सर्व कर पाएंगे। तो इस सोच से टाइनोर बना, और टाइनोर इज एक्चुअली अ मास प्रोड्यूसिंग ऑर्थोपेडिक डिवाइस कंपनी। क्या बात है सर। और सर आज की रेट में ये इंडिया में तो नंबर 1 है ही, और बाकी 4 कंट्रीज में भी और नंबर 1 है। अभी एक बार इसका स्ट्रक्चर के भी कितना बड़ा एम्पायर है टाइनोर का, किन किन कंट्रीज में है, कितने काम कर रहे हैं? देखो तकरीबन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास 3000 के करीब एम्प्लॉइज हैं। हम 60 कंट्रीज में सामान भेजते हैं। क्या बात। और अगर हम देखें बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, अल्जीरिया, सूडान और कुछ और जो देश हैं मिडिल ईस्ट के, मैना हम बोलते हैं उसको, उसमें टाइनोर एक घर घर का ब्रांड है, राइट। और उसमें से 5-6 कंट्रीज में वी आर नंबर 1 ऑल्सो, ओके, करेक्ट। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास हमेशा प्रोडक्शन की कमी रही, डिमांड की कमी कभी नहीं रही, जिसकी वजह से हम पूरा अफ्रीका, पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा साउथ ईस्ट एशिया ढंग से कवर ही नहीं कर पाए। तो हम अब जोरों शोरों से अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं सो दैट इन कंट्रीज को भी हम सर्व कर पाए। सर ये क्वालिटी प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क है कि भाई हमारे पास सेल की टेंशन नहीं है, माल कम पड़ता है। कईयों के ग्राहक कम पड़ते हैं, माल बहुत है, आपके ग्राहक बहुत है, माल कम है। तो ये क्वालिटी है। सर एक मैं कहता हूँ, बिफोर यू अप्रिशिएट आर्ट से पहले आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो टाइनोर तो आर्ट है जो आपने क्रिएट की, तो हम आर्टिस्ट पे बात करना चाहते हैं। मैं आपकी स्टडी कर रहा था सर, आप MBBS की तैयारी कर रहे थे, फिर फार्मा में भी PhD की, फिर आपने 2 साल पढ़ाया भी, और एकदम तीनों डिफरेंट प्रोफेशन है, और चौथा एकदम अलग प्रोफेशन। तो ये जर्नी क्या रही सर, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ज़माने में हर पेरेंट्स क्या चाहते थे, या तो बच्चे हमारे डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं। ठीक है। तो एक भाई हमारा इंजीनियर की तैयारी करता था, मेरे बड़े भाई मैं डॉक्टर की तैयारी करता था। तो मैं 1.5 नंबर से रह गया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। तो बड़े मन में वो आता है ना, रंजिश सी होती है कि यार अपने आप से के गुस्सा आता है। बट एनीवे, उस टाइम पे द नेक्स्ट बेस्ट प्रोफेशन जो MBBS के साथ मिलता जुलता है वो है B.Pharm, बैचलर इन फार्मेसी। तो दवाइयों की ये कैसे बनाते हैं दवाइयों को, तो मैंने B.Pharm ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैंने मास्टर्स करी, M.Pharm करी। उसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट में मेरे को जॉब मिल गई और मैं कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जो आप PhD की बात कर रहे हो, वो तो मैंने जाके करी 2014 में। अच्छा। और वो भी फार्मा में नहीं करी, तब तक तो मेरा बिजनेस चल रहा था, और मैंने बिजनेस में जो काम किया उसी की वजह से मेरे को PhD मिली US में। और वो जो PhD है वो लीन मैनेजमेंट में है। ओके। वो मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट थी कि मैंने पढ़ना शुरू किया उसमें। और जब पढ़ता गया तो मेरे को समझ आया कि सर टोयोडा ने इतना बढ़िया काम किया, लेकिन वो इतना मुश्किल बुक्स में लिखा हुआ है कि हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। तो मेरा रोल सिर्फ इतना ही था, उसको सिंप्लीफाई करना। मैंने इतना PhD उस बात पे मिली है। हाँ, उस बात पे PhD मिली मेरे को। क्या बात है कि टोयोटा प्रोडक्शन जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था TPS, उसको इजी कर दिया ताकि लोग समझ सके। हाँ, और छोटी कंपनी MSME उसको लागू कर पाए, और जो एवरेज पढ़ा लिखा इंजीनियर है वो समझ पाए और उसको इम्प्लीमेंट करके उसमें से रिजल्ट निकाल पाए। मेरा हमेशा जो फिलॉसफी रही है, पढ़ाई रिजल्ट लेके आए। उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं जिसमें से आप रिजल्ट नहीं ला सकते। मैं तो MBA वाले से पहला पूछता हूं कि यार तू MBA कर रहा है, मास्टर इन बिजनेस बन रहा है, क्या 100 करोड़ बनाना तूने सीख लिया कि नहीं सीखा? अगर नहीं सीखा तो कॉलेज से मत बाहर निकलना, अपने प्रोफेसर से जाके ये पूछ पहले। सर एक इंटरेस्टिंग चीजें भी आपकी जर्नी से आई, जैसे पहले आप पहले के बारे की बात कर रहे हैं, पहले से होता था जो फ्रंट बेंचर है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, बोले भाई तू डॉक्टर बन जा। फिर यार तू डॉक्टर नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, तू MBA कर ले या मैनेजमेंट का काम कर ले, और यार तेरे से वो भी नहीं हो रहा तो खुद का काम कर ले। तो ये तीनों चीजें आपने तीनों की हुई है। भाई ऊपर में मेडिकल भी किया हुआ है, नीचे में मैनेजमेंट भी किया हुआ है, फिर बिजनेस भी किया हुआ है। अच्छा सर, आपने MBS का बताया, फिर फार्मा का बताया, फिर आपने टीचिंग की। तो टीचिंग में उस समय क्या पढ़ाते थे आप? देखो, मैं पढ़ाता था फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स क्या होता है? दवाइयों बनाने की इंजीनियरिंग होती है। ठीक है। ठीक है।
तो अब मैं आपको बता रहा था कि मैं पहले दिन जब गया ना कॉलेज में, मेरे को कॉलेज का जो मैनेजिंग डायरेक्टर बुला के क्या पूछता है कि देखो यहाँ पे, वो एक्चुअली इट वाज अ रूरल साइड, मेरे को पूछता है कि भाई ऐसे है, दिल के पक्के हो? मैंने कहा हाँ भाई, क्या हो गया? कह रहा यहाँ के जो बच्चे हैं ना, वो सारे के सारे थोड़े से गुंडे जैसे हैं। तो मैं जब क्लास में पहले दिन गया तो वो मेरे से उम्र में बड़े, तो और सारे हट्टे कट्टे, और मेरे को पहले से ही डरा रखा था भाई ये बदमाश है। अब मैंने जाके उनको पहले दिन क्या बोला कि अच्छा एक बात बताओ, किस किस की गर्लफ्रेंड है? उस जमाने में आपको मैं बता रहा हूँ 30 साल पहले ये गर्लफ्रेंड नेम इतना प्रचलित नहीं था, लोग डरते थे, घबराते थे बताने। मैंने कहा बताओ ना, पर्ची पे ना उसका नाम लिख दो, और अब हम एक काम करेंगे, उसके लिए एक सुंदर सा गिफ्ट तैयार करेंगे। तो मैं जो पढ़ाता था वो क्या, क्रीम कैसे बनती है, शैम्पू कैसे बनता है, तो फार्मा में कॉस्मेटिक्स ये सब पढ़ाना होता है। तो मैंने कहा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हमने क्रीम बनानी है, उसका नाम लिखो पर्ची के ऊपर, तो आज हम क्रीम बनाएंगे। तो एकदम से बदल गई उनकी सोच, राइट? वो जो मेरे को तंग करने के चक्कर में थे, वो कहाँ पे फंस गए कि यार मैंने गर्लफ्रेंड के लिए क्रीम बनानी है। मैंने कहा आज मैं आपको पहले उसकी बैकग्राउंड बताऊंगा, वरना आपकी क्रीम अच्छी नहीं बनेगी। वो 2-3 दिन पूरा पूरा लगन के साथ मेरे साथ लग के वो समझते रहे, पढ़ते रहे, फिर हमने एक्चुअल क्रीम में बनाई। आप मानोगे 3 दिन के अंदर मेरी उनके साथ जो दोस्ती हो गई, वो आज तक आके मिलते हैं मेरे को। क्या बात है सर। फिर टीचिंग से बिजनेस की जर्नी कैसे चालू हुई? देखो मैं समझता हूं कि 2 तरीके के लोग होते हैं। ठीक है। एक वो जो बचपन से ही अपना धंधा करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो तैयार होते हैं, ठीक है, मन से। दूसरे होते हैं सिचुएशनल, कि जैसे मैंने रिसर्च करी, मैंने कोई ऐसी चीज तैयार कर ली, फिर मैं कहता हूं यार इसको मैं बेचूं, तो वो सिचुएशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो मैं तो वो था जो जन्म से ही सोचता था कि भाई मेरे को धंधा करना है, मेरे को जॉब नहीं करनी। जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने एक दिन जॉब छोड़ दी कि मेरे को तो काम करना है अपना। अब काम करना क्या है ये पता नहीं था मेरे को, करो क्या। अच्छा घर में पैसे भी नहीं थे, ऐसा नहीं है बड़े कोई, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली, तो सबको बड़ी प्रॉब्लम हुई इस बात को लेके। पर मैं फिर उसके बाद स्टार्ट किया कि देखो मैं फार्मा लाइन से हूं, कुछ ना कुछ तो मेडिकल ही करूंगा। दूसरी बात कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता था। तीसरी बात अब बनाना क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि बनाना क्या है। अगर ये समझ आ जाए तो टेक्नोलॉजी कहाँ से लानी है, ये समझ आ जाए तो बेचना कैसे है, और ये आ जाए तो पैसा कहाँ से आएगा। ये 4 बेसिक प्रॉब्लम मेरा ख्याल सबको होती हैं। तो अब प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, मैंने बड़ा सिंपल सा सोचा कि जो इंडिया इंपोर्ट करता है वो इसका मतलब इंडिया में डिमांड है, और वो बन नहीं रहा। तो मैं सीधा उठा, क्योंकि मैं एक बड़ा प्रोफेसर टाइप, स्कॉलर टाइप बंदा, तो मैं चला गया DGFT के ऑफिस में, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। उसको पूछा भाई क्या इंडिया इंपोर्ट करता है। उन जमाने में ये सब सॉफ्ट कॉपीज तो होती नहीं थी। वो इतना मोटा उसने एक बुक सी मेरे को दे दी, 10,000 एंट्रीज थी, जो इंडिया इंपोर्ट करता है भी मेडिकल डिवाइसेस में, केवल मेडिकल डिवाइसेस में। आप सोचो इंडिया पूरे में क्या इंपोर्ट करता है, तो वो तो बहुत बड़ा है। तो मेडिकल में थी मोटी, हाँ वो तो अब मेरे को एक तरफ तो हुआ ताजुब कि इंडिया कुछ बनाता ही नहीं है, तो अपने पास खुला मैदान है। दूसरी तरफ अब मैंने क्या बनाना है, फिर मैंने एक सर्वे किया। मैंने 8-10 सिटीज में जाके तकरीबन 100 केमिस्ट ईच सिटी, 1000 लोगों को जाके वो फॉर्म सामने रख के उनसे पूछा भाई क्या आपको चाहिए, और वहां से क्या निकल के आया कि ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस जो हैं वो इंडिया में इतनी घटिया बनती हैं, तो वो समझ आया कि ये मेरे को बनानी चाहिए। फिर मेरे को था कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे को ऐसा धंधा शुरू करना चाहिए जिसमें आज पैसा ना लगे, बट वो स्केलेबल हो, कल को बड़ा हो सके। तो मेरे को ये प्रोडक्ट समझ आया और मैंने चुन लिया। एंड द टाइम हैज प्रूवन राइट कि आज भी 30 साल के बाद भी हम डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे। और सोचो सर, मतलब ये जो आपने प्रोसेस फॉलो किया, आज 2026 में लोग फॉलो नहीं कर रहे। क्योंकि जैसे अगर मैं किसी को अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, हर वीडियो के नीचे जो यूथ लोग हैं, भैया किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, भैया क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए,
मैंने कहा यार मैं तो बता दूंगा कुछ भी कि चल तुम अभी सोलर में कर लो, ईवी में कर लो, डिफेंस में कर लो, पर मेरे करने से थोड़ी होता है। हाँ। तुमको किस चीज का पैशन है, तुमको क्या चीज समझ आती है, उस पर ध्यान दो। और ये आपने कौन सा सन था ये जिसमें आप कर रहे थे? देखो 30 साल हो गए इस बात 30 साल पहले, यानी लगभग 96 के आसपास। सर एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग है कि ये मेरा क्वेश्चन पहले से था, इंडिया में आदमी ट्रेडिंग करके खुश है कि इधर से माल खरीदा इधर से बेचा, मैन्युफैक्चरिंग के झंझट में कौन पड़े। और इसीलिए आज भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का हाल बहुत खराब है। और मैन्युफैक्चरिंग पे अगर इंडिया ध्यान दे लेता तो शायद हम चाइना के बराबर या उससे भी आगे खड़े होते। पर इंडिया एज अ कॉन्सेप्ट, इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग को चुना ही नहीं। ट्रेडिंग में गए या सर्विस में गए। आपने कहा कि मैं पहले दिन सोचा था जो करूंगा मैन्युफैक्चर करूंगा, तो ये कहां से आपके दिमाग में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? देखो मेरे को ना हमेशा ऐसा लगता था, हालांकि मैं जो बोलने वाला हूँ कईयों को अच्छा नहीं लगेगा, कि जो ट्रेडिंग है वो छोटा धंधा है, मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा धंधा है। और मेरी सोच कहती थी कि धंधा वो करो जो स्केलेबल हो, कल को बड़ा हो सके। ट्रेडिंग, दुकानदारी कुछ हद तक बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग सोची। और मतलब ये उस टाइम सोचना बड़ी बात है, क्योंकि उस समय अब एक्चुअली आदमी कहाँ से विजन लेता है? आस पड़ोस से ही तो लेता है। आस पड़ोस जहां नजर घुमाया कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला मिल ही नहीं था रहा। ही नहीं। हाँ। और तभी तो आप इतने सारे मोटी दुनिया से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। ठीक है सर, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया आपने, पहला प्रोडक्ट क्या था आपका, फर्स्ट प्रोडक्ट जिससे आपने स्टार्ट किया? देखो अब मेरे पास लाइन थी पूरी की पूरी। ठीक है। मैंने लाइन शुरू करने से पहले एक और काम किया कि मेरे को तो नोहा ही नहीं पता थी। तो मैंने कहा नोहाउ कैसे लो। तो मैंने सोचा कि नोहाउ का इजी तरीका होता है जॉइंट वेंचर, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो अब बड़ी ख्याली पलाव है, लेकिन मैंने चिट्ठियां लिखनी शुरू करी जो वर्ल्ड के टॉप 50 मैन्युफैक्चरर थे उस टाइम के, सबको चिट्ठियां लिखी। तब ईमेल नहीं होती थी। मजे की बात क्या है कि सबने जवाब दिया, राइट। और मैंने उनको कहा जी मैं आपसे जॉइंट वेंचर करना चाहता हूं, तो मैं आपको क्या दूंगा, इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट, आप क्या मेरे को दो, टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सी कैटलॉग्स, बहुत से प्रोडक्ट, बहुत से अपने आप को बेचने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी की थोड़ी बहुत विवरण दिया मेरे को। लेकिन वो मेरे से मांग रहे थे आप कितना पैसा लगाओगे, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितने लोग काम करते हैं, कितना बड़ा अब धंधा करते हो, क्या मार्केट कवर करते हो। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं तो एक कॉलेज से पढ़ाता हुआ छोड़ के घर बैठा था, तो हुआ तो कुछ भी नहीं। पर इस प्रोसेस में मेरे पास इतनी नॉलेज आ चुकी थी कि मेरे को इस प्रोडक्ट में एग्जैक्टली पता था क्या बनाना है, क्या उसके यूएसपीज होंगे, क्या उसकी डिटेल होगी, क्या प्रोडक्ट लाइन होगी, तो मेरे को सब पता लग गया। तो लेकिन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी, इट इज़ अ डिफिकल्ट फील्ड। तो मैं दिल्ली में गया, मैं एक दिल्ली का एक छोटा सा मैन्युफैक्चरर पकड़ा। मैंने कहा भाई ऐसे है कि जो तू बनाता है मैं सारा का सारा बेचूंगा, तू मेरे साथ टाई अप कर ले। वो बड़ा खुश था, वो छोटी सी फैक्ट्री थी उसकी। और मैंने दूसरा उसको बताया कि मेरे को नॉलेज है, मैं तेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा कर दूंगा। तो हमने मिलके उस प्रोडक्ट को अच्छा किया और उसके बाद बेचना शुरू किया। तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ चीज हो गई कि आपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा ली। तो ये उस समय प्रिवेलेंट था या यू स्टार्टेड दिस? नहीं, प्रिवेलेंट तो नहीं था, मेरे को तो पता नहीं था इस तरह का भी होता है। लेकिन मेरे को और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं खुद तो, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कौन सी मशीन होती, कहाँ से लेते हैं। लेकिन बड़ा मजा आया क्योंकि उसके पास कुछ तो सेटअप था। कुछ नहीं से कुछ तो बनाना। मैंने, अब अगली बात आती है मार्केटिंग की। मेरा रोल क्या बन गया, मार्केटिंग। मैन्युफैक्चरिंग अब हो गई उसके साथ मिलके, और प्रोडक्ट भी अच्छा बन गया क्योंकि अब नॉलेज थी मेरे पास दुनिया भर के 50 बेस्ट कंपनियों की। ठीक है, तो मैंने देखो बड़ा एक कह लो जो मिथ्स होते हैं ना एक सोसाइटी के उस टाइम के, वो सारे यूज करे। लोग कहते हैं कि देखो ऐसे है कि उस टाइम का जमाना ये था कि बॉम्बे की कंपनी होगी तो बड़ी होगी, अच्छी क्वालिटी वाली होगी। तो मैंने सबसे पहले एक ऑफिस छोटा सा लिया बॉम्बे में, एड्रेस लिखा बॉम्बे का। दूसरा था कि वहां पे लोग कहते हैं कि भाई अगर जॉइंट वेंचर होता है तो बड़ी कंपनी होती है। तो मैंने, अपने कजन था यूएसए में, तो मैंने उसको लिखा भाई मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि तू मेरे को टेक्नोलॉजी और ये सब सिखाएगा। ठीक है। हमने एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें हमने एक D&D कोलैबोरेशन कर ली, डिजाइन एंड ड्राइंग कोलैबोरेशन। ठीक है, वो साइन अप कर लिया। अब वो लिखने के लिए अपने लेटर पैड के ऊपर कि दिस इज यूएस कोलैबोरेटेड है, राइट।
फिर ब्रांड की बारी आई कि ब्रांड क्या रखा जाए। तो मेरे को लगता है कि ब्रांड एक वर्ड नहीं है, एक बड़ी पावरफुल थॉट है, इसके वाइब होती है एक। तो अब लेकिन रखो कैसे? तो मैं समझता हूं कि जो एक बंदा एकेडमिक से आया है वो अपनी हर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है? एकेडमिकली। किताब के पास जाके, राइट? तो मैं भी किताब के पास गया, किताब खोली, किताब में लिखा था कि ब्रांड बनाने के जो 4-5 तरीके हैं। पहली बात, ब्रांड 5 लेटर्ड होना चाहिए। दूसरी बात, इजीली प्रोनाउंसेबल होना चाहिए। और अगर आप टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो वो हाई टेक यूरोपियन सा नज़र आना चाहिए उसका नाम। अगर आप मान लो हर्बल प्रोडक्ट बनाते हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो बड़ा वर्नैकुलर इंडियन नेम, हिंदी नेम होना चाहिए। तो दूसरी बात, अगर आप सबको मासेस को बेच रहे हो तो ऑल लेटर्स शुड बी स्मॉल, राइट? अगर आप सिर्फ केवल हाई एंड लोगों को, इलीट लोगों को बेचते हो, सारे कैपिटल्स होने चाहिए। फिर उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए ब्रांड का, लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स लिखे हुए थे। तो अब मेरे को समझ आ गया कि मेरे को एक ऐसा 5 लेटर कॉइन जो सुंदर दिखने को हो, हाईटेक हो, यूरोपियन हो, तो बनाना है। तो वहां पे एक सेंटेंस था मेरे पास लिखा हुआ ऐसे ही कि 2 ब्रदर्स इन ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है। तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे सोचा 2 ब्रदर्स इन ऑर्थोपेडिक्स को छोटा करते हैं तो 2 ब्रदर्स इन ऑर्थो, 2 इन ऑर्थो, 2 इन और टाइनॉर। तो एक सेंटेंस को मैंने 5 लफ्जों में बना दिया, टाइनॉर। तो आप 2 ब्रदर थे बिजनेस में से? हाँ, तो मेरा छोटा भाई वो 7 साल छोटा है, उसने बड़ी देर बाद ज्वाइन किया बिजनेस, बट अल्टीमेटली वी न्यू कि हम 2 लोग साथ इस ही धंधे रहेंगे। में हैं। तो टाइनॉर जो वर्ड बना वो सुंदर था प्रोनाउंस करने के लिए, और वैसे बड़ा यूरोपियन इंटरनेशनल नेम लग रहा था। मैंने अपने 10-15 दोस्तों को भेजा कि यार ये ब्रांड है, अब बताओ इसके बारे में क्या कमेंट है। सब ने इसको बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बोला, और आज भी मेरे को कई बार हैरानगी होती है कि भैया कंपनी का नाम ऐसे रखा जाता है, क्योंकि आज भी इंडिया में 70-80% कंपनियों का नाम कैसा है, खुद के नाम से मिला के रख दिया कि हाँ जी साहब गोयल एंड कंपनी, XY खुटेटा एंड ब्रदर्स। तो वो नाम वाम पे ही चल रहा है, वो उस पे ब्रांड पे कभी इतना फोकस दिया नहीं है लोगों ने जितना दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए। और वो सारी चीजें आपने बोली सर, ये MBA में सालों पढ़ाई जाती है तो भी लोग काम में नहीं ले पा रहे जो आपने काम में लिया। सो हेड्स ऑफ टू यू फॉर दिस। अब आपने ब्रांड का नाम डिसाइड कर लिया, मार्केटिंग डिसाइड कर ली, फिर अब उसके बाद मार्केटिंग आगे स्टार्ट। तो मैं मार्केटिंग की बात कर रहा था, हाँ, कि भाई फिर हमने सोचा कि भाई प्रोडक्ट को पैक करना है। उन जमाने में लोग पॉली बैग में बेचते थे, हमने पहली बार ये डिब्बा बनाया। अच्छा। प्रोडक्ट को डिब्बे में डाला और मल्टी कलर्ड बॉक्स, ठीक है। दूसरी बात, इंस्ट्रक्शन लीफलेट डाली, राइट। फिर हमने एक कैटलॉग बनाया जो मल्टी कलर था, उसमें थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दी, क्योंकि ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करना था। अब डॉक्टर के पास जब बंदा जाएगा तो क्या देगा जाके, क्या बनाते हैं हम, प्रोडक्ट तो उठा के लेके नहीं जा सकता सारे, तो वो कैटलॉग देना पड़ेगा। फिर मैं खुद एमफार्म था तब, तो मैंने अपने कार्ड में लिखा सेल्स मैनेजर, और जब वो मैं कार्ड देता था जाके तो लोगों को लगता था अच्छा कंपनी तो बड़ी होगी जिसका मैनेजर इतना पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो नॉलेजेबल लगता था मैं, क्योंकि मेरे को सब्जेक्ट के बारे में बहुत नॉलेज थी तब, तो उनको लगता था यार ये कंपनी बहुत बड़ी है। अच्छा, हम झूठ कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर रहे थे, परसेप्शन ऐसा क्रिएट किया कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो बॉम्बे का ऑफिस है, US से टाई अप है, हाँ, ऐसा सेल्स मैनेजर है, ये तो कुछ खतरनाक ही मामला है। और प्रोडक्ट भी अच्छा था, ये नहीं है, प्रोडक्ट भी अच्छा था और पैकेजिंग भी अच्छी थी। अब होता क्या था, हमने सिटी में जाना, सिटी के जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर होते थे उसको हम इनवाइट करते थे ओवर डिनर कि भाई आ जाओ, आज शाम को टाइनॉर कंपनी बुला रही है, इनवाइट कर रही है। वहां पे हम छोटी सी अपनी कंपनी की विजन दिखाते थे कि क्या बनना चाहते हैं हम, क्या करना चाहते हैं, और ये प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हो, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, तो पहले 20,000 रुपया एडवांस दोगे, ठीक है, डिपॉजिट दोगे, और सारा जो बिजनेस होगा वो एडवांस पे होगा, और इतना मिनिमम आपको हर महीने सामान उठाना पड़ेगा। हम टर्म्स पे काम करते थे इस कॉन्फिडेंस के साथ। आप मानोगे नहीं, ये कॉन्फिडेंस था कि लोगों की लाइनें लगती थी। हमने 2 डिस्ट्रीब्यूशन देनी होती थी, 15 तैयार बैठे होते थे, तो हम एडवांस पेमेंट लेते थे और फिर डिपॉजिट भी साथ में लेते थे। अब लोग पूछते हैं कि भाई पैसा कहाँ से आया,
मैंने कहा पैसे की जरूरत कहाँ थी, यहाँ पे एडवांस और डिपॉजिट ले रहे हैं, वहां पे हम जिस सप्लायर को देना है वो 2 महीने के बाद देते थे, तो पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन सर ऐसा है कि उस समय आप जैसा और भी काम करने वाले लोग होंगे, वो उधारी देते होंगे, तो वो कंपटीशन नहीं करता था, या उस समय आप अकेले थे इस तरह का काम करने देखो मैंने बताया कि जब हमने सर्वे किया तो सर्वे में निकल के आया कि ना तो क्वालिटी बन रही थी यहाँ पे, ठीक है, अगर इंपोर्ट हो रहा था तो महंगा था, तो शॉर्टेज थी इन गुड्स की जो लोगों को सच में चाहिए था, तो मार्केट में तो डिमांड थी, तो इतना ज्यादा ये नहीं है कि और मैन्युफैक्चरर नहीं थे, पर इतनी मारो मारी भी नहीं है, आज भी कोई इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है। मतलब उस समय वही वाली बात है कि जो इंपोर्टेड चीज आती है वो आती इतनी महंगी होगी कि आपका प्रोडक्ट सस्ता लगता होगा, और आपके मुकाबले लोकल प्रोडक्ट को दिखता होगा तो क्वालिटी का डिफरेंस अपने आप ही दिखता रहता होगा कि यार वही लोकल कंपनी है, क्या काम कर रही है। तो क्योंकि सर बिजनेस में स्पेशली इंडियन मार्केट में जहाँ काम कर रहे हैं, वहां अगर उधारी का ट्रैप इतना बड़ा ट्रैप है कि कई बिजनेसमैन वहीं फंस गए, ऊपर ही नहीं निकल पाए, और आपने अगर उससे मुक्ति पाली। अच्छा, मैं कहता हूँ ब्रांड की सबसे बड़ी पहचान ही है, मैं तो कहता हूँ ब्रांड वैसे कह ही नहीं सकते जब तक आप एडवांस नहीं ले पाते, मार्केट में इतनी आपकी ताकत नहीं है, तो उधारी देना पड़े तो काय का ब्रांड, ब्रांड वो है जो एडवांस पैसा उठाए। सर एक लाइन जो मैं पहले कहना चाह रहा था, अभी कहता हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि आपने अपनी नॉलेज से उस प्रोडक्ट को ठीक करा, तो मैं कहता हूँ सरस्वती पे अगर आपका है कमांड, सरस्वती की साधना की है, नॉलेज आपके पास है, फिर लक्ष्मी जी आपके पास आई जाती है अपने आप। तो आपका प्रोडक्ट की जो नॉलेज थी वो आपने प्रोडक्ट में लगाई, तो फिर लक्ष्मी जी आपके पास बहुत बढ़िया आपने बोला, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा सर, आपके टीजी क्या थे, आप डॉक्टर्स को बेचते थे या मतलब डॉक्टर सब्सक्राइब करते थे, प्रिस्क्राइब करते होंगे डॉक्टर्स, तो ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वाला है या नॉर्मल आदमी भी लेता है? नहीं, देखो 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें, एक जो टिपिकल फ्रैक्चर एड्स होते हैं, ठीक है, को फ्रैक्चर को तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते ठीक हैं, है, लेकिन कुछ जेनरिक प्रोडक्ट भी होते हैं, थोड़ी बहुत पेन हुई तो बंदा खुद जाके भी अपनी पेन के लिए केमिस्ट से मांग लेता है, तो हमारे लिए डॉक्टर भी प्रिस्क्राइबर है और केमिस्ट भी इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। तो हमने इन दोनों पे ही फोकस किया पहले। अभी सर अपना जो माल है, मतलब आप कितने डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल होगा प्रोडक्ट? देखो ऐसे है, तकरीबन अगर इंडिया की बात करूं पहले, तो 3 लाख केमिस्ट हैं जो हमारा सामान रखते हैं, और हमारे पास 1500 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं और तकरीबन 8000 सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो हम बेचते हैं C&F, मतलब अपना C&F है, ऑफिसेज हैं, C&F बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर को, और वो केमिस्ट को बेचता है। तो ये सारा का सारा जो चैनल प्ले है वो हम इसको ऑफलाइन चैनल बोलते हैं। ठीक है। हालांकि जो बाहर की कंट्रीज में हमारे पास इतना ऑर्गेनाइज चैनल नहीं है, लेकिन जहाँ पे यहाँ पे इंडिया को हमने कॉपी कर लिया चैनल, वहाँ पे हम नंबर 1 बन गए। बाकी कंट्रीज में सिर्फ हम माल बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता है और डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप बेचता है, अपना चैनल पे काम करता है, अपना फ्रंट पे ही हो, एक बार आपने अपना माल उसको दिया, फिर वो आगे जाने उसका काम जाने, वैसे चल रहा है। अभी सर इंडिया कंट्रीब्यूशन कितना है ओवरऑल सेल में? देखो हम तकरीबन इंडिया का 30% है। इंडिया का मार्केट शेयर का 30% आप अकेले? हाँ। क्या बात, तो इंडिया में तो मार्केट लीडर ही हैं, कोई आसपास भी नहीं है। हाँ, हम बाय फार हम कहते हैं लीडर हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट कंपनी है वो हमारे से हाफ से भी कम है। तो सर अभी तो मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहा था वो दिल्ली वाला बंदा, और आप कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग में कब आए? देखिए वो हमारा जो सो कॉल्ड अरेंजमेंट था, हाँ, वो 1.5 साल ही चला। हुआ क्या कि हमने कहा कि भाई तू 2 साल प्राइस नहीं बढ़ाएगा, दूसरा एक स्टैंडर्ड हमने सेट करे क्वालिटी के कि इस हिसाब से तू प्रोडक्ट बनाएगा। अब हुआ क्या कि हम अपनी धुन में एक सिटी लॉन्च करी तो दूसरी सिटी, दूसरी तो तीसरी में जाना शुरू कर दिया। हमने उसको इतना ऑर्डर देना शुरू कर दिया कि वो पूरा ही नहीं कर पा रहा था। दूसरा कि वो जो हमने सेट स्टैंडर्ड्स बताए थे प्रोडक्ट के, वो उसको शॉर्टकट्स कर जाता था। तीसरी बात, गलतियां इतनी थी कि कस्टमर कंप्लेंट शुरू हो गई। चौथा क्या था, उसने प्राइस बढ़ा दी, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट लिखे नहीं हुए थे, वर्बल थे, मुंह ज़बानी थे कि भाई 2 साल नहीं बढ़ाएगा, उसने बढ़ा दी जब इतना धंधा देखा। अब उन दिनों इतना ये भी नहीं होता था कि टेलीफोन ही नहीं था, तो मैं उसके पास गया भाई कि बड़े गुस्से में मैंने जाके उसको अब्यूज़ किया, गालियां दी लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और आपको तो पता है हम पंजाबी उसका मामले में बड़े अच्छे हैं। तो अब हुआ क्या, लड़ाई होगी, तो वो कहता भाई मैं आपका काम ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो धंधा बंद। हाँ, धंधा बंद, 3 महीने धंधा बंद रहा। डिप्रेशन हो गया कि यार इतना अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन आफ्टर
3 months when I took the stock of the situation, तो मेरे को लगा यार इतनी भी बुरी सिचुएशन नहीं है जितनी लग रही थी पहले, क्योंकि एक समझ आया कि बिजनेस की डिमांड बहुत है और जो हमारा बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट है वो लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि कुछ पैसा भी आ गया। चौथी बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, नाराज तो थे लेकिन ऐसा नहीं था, फिर भी उनको ट्रस्ट था हमारे में, ठीक। तो सिचुएशन लगी कि मैनेजेबल है, फिर लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, और वो क्या करना चाहिए कि वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी सब स्टैंडर्ड सप्लायर, खुद का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। तो वहां से चालू होती है जो रियल स्ट्रगल। ये पहली स्टोरी तो फिल्मी है, ठीक है, कि 2 दिन में ब्रांड बना, सेल्स तो इजी है, ब्रांड बन गया, ये काम ब्रांड बन गया। मेन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो 2026 में खतरनाक हो रखी है कि यार आदमी कैसे करे, यहाँ हाथ तो फूल रहे, आप तब से सोच रहे हो। तो वो स्ट्रगल शुरू हुई, 2 बंदे रखे, और हमारी जो ट्रेड में क्या प्रोडक्ट बनते हैं, बेसिकली स्प्लिंट्स होते हैं, कपड़ा होता है और उसके अंदर स्प्लिंट्स एम्बेड करके सिलाई होती है। तो दे आर वेरी एडवांस्ड, कह लो गारमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो हमने अब वो बंदे रखने शुरू किए, प्रोडक्ट अब समझ आ गया था हमें कैसे बनाना है, राइट। मशीनरी समझ आ गई थी, क्योंकि मैं वहां पे जाता था, अब मिलके प्रोडक्ट डिजाइन करते थे, बनाते थे, तो बहुत कुछ समझ आ गया। फिर उसके बाद लेकिन स्लोली एंड स्लोली हमने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना शुरू किया, 2 बंदों से 4, 10, 20 करते करते आज 3000 लोग काम करते हैं वहां पे। तो सर, जो आपने कितने टाइम में वो अल्टरनेट अरेंजमेंट कर दिया, क्योंकि खुद की फैक्ट्री लगाना, मशीन लगाना, सेटअप करना, तो बिजनेस 3 महीने डिस्टर्ब रहा या ज्यादा लंबे समय? 3 महीने। 3 महीने में ये सब कर दिया आपने? उसके बाद मैंने खुद का शुरू किया, लेकिन आप मानोगे कितना छोटा था कि एक ही प्रोडक्ट बनाया। हाँ। आज हम 300 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट लेके मैं मार्केट में चला गया, मार्केट में तो बिकता ही था, मेरे को बेचने में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो फिर दूसरा बनाया, शायद हर महीने में एक डेवलप कर पाता था मैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोडक्ट्स ऐड होते गए, बिजनेस बढ़ता गया। यहाँ पे हमने फिर रियलाइज किया कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ बेसिक फाउंडेशनल चीज़ें चाहिए होती हैं। तो तकरीबन 2-3 साल के बाद हमें यह समझ आया कि भाई फाउंडेशन जब तक स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। तो हमने वो 5 प्रिंसिपल्स बनाए अपने। वो क्या थे कि सबसे पहले कि दैट वी विल बी वेरी कस्टमर सेंट्रिक, और हमारे लिए कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर डिलाइट क्या था, हम उसको बोलते थे 4 चीजें, QCDE। QCDE। Q मतलब हाई क्वालिटी, क्वालिटी से, C मतलब कॉस्ट, मतलब राइट कॉस्ट, D मतलब डिलीवरी, मतलब ऑन टाइम डिलीवरी, और E का मतलब था इफेक्टिवनेस विद एविडेंस, कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन हम बोल रहे हैं ना, उसका एविडेंस क्या है। तो उसका हम रिसर्च बेस्ड या लैब बेस्ड कुछ तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, क्योंकि डॉक्टर के पास जाके क्या बोलेंगे हमारे लोग। तो ये 3-4 चीजों को हम QCDE को हम बोलते थे कस्टमर डिलाइट, ठीक है। ये पहला प्रिंसिपल था। दूसरा प्रिंसिपल था दैट वी विल बी वेरी टेक ओरिएंटेड। हमने जितना पैसा था हम टेक्नोलॉजी में डालना चाहते थे, क्योंकि देखो मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं कहां से सब सीख के आया, उन कैटलॉग से जो बेस्ट कंपनियों से आए थे। हाँ। तो मेरी सोच उस तरह की थी, मेरे को वो बनना है, करेक्ट। तो मैं सोचता था कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होना चाहिए, तो मेरे पास जितना पैसा था मैं टेक्नोलॉजी में डालना था। तीसरा था ग्रेट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी तब भी सोच थी कि बेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ही कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं। हालांकि मैं MBA नहीं हूं, लेकिन मैंने सारी बुक्स पढ़ी तब, और मैं आपको बताऊं कि जितनी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो MBA वालों को पढ़ाते हैं, इतनी सुंदर लिखी हुई हैं, इतनी नॉलेज है उनमें, पर आज एक MBA से पूछो तो वो उस नॉलेज को ट्रांसलेट नहीं कर पाता इनटू रियल बिजनेस प्रैक्टिकली। वो रट्टा मार के पास होता है, पास हो जाता है, रिजल्ट आने के बाद भूल जाता है क्या पढ़ा था। हाँ, लेकिन आप मानोगे हमने छोटी छोटी थ्योरीज बनाई, तकरीबन 200, आज 200 हो चुकी है, लेकिन हर प्रॉब्लम के लिए हमने एक थ्योरी बनाई, एंड वी हैव द बेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, राइट। चौथा था पीपल
वी शुड बी पीपल सेंट्रिक। मेरे को एक बात समझ आई, अच्छे लोग अच्छी कंपनी बना पाते हैं, तो हम बेस्ट हायर करते थे, उनको बेस्ट सैलरी देते थे, बेस्ट ट्रेनिंग देते थे, और उनके साथ एक तरह की पार्टनरशिप करते थे। देखो जिस जमाने में, आज तो ईसॉप्स आ गए, हम भी देते हैं ईसॉप्स, है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम उनको देते थे कि यार प्रॉफिट होगा तो तेरा भी इसमें प्रॉफिट होगा। तो वी हैड अ प्रॉफिट शेयरिंग प्रिंसिपल विद आवर एम्प्लॉइज, दैट हेल्प्ड अस अ लॉट। और हमारी रिटेंशन जो होती है वो बड़ी अच्छी थी एम्प्लॉइज के साथ। और पांचवा प्रिंसिपल था एथिकल। आप राहुल भाई मानोगे नहीं कि लोग इस एथिक्स को ना अंडर प्ले करते हैं। उनको लगता है एथिक्स क्या चीज़ है, क्या ज़रूरत है इसकी। पर मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म जो कंपनीज बड़ी हुई सिर्फ एथिक्स के बेस पे हुई। और एथिक्स क्या है, हम डॉक्टर को कभी आज तक हमने गिफ्ट नहीं दिया, पैसा नहीं दिया अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। तो हमने प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाया कि डॉक्टर को लिखना ही पड़े, राइट। हमने किसी जो इंस्पेक्टर आते थे कंपनियों में, उनको कभी रिश्वत नहीं दी। दैट मेड अस स्ट्रांग। हमें अपने आप को परफेक्ट करना पड़ता था कि इनको हम कोई रिश्वत कुछ तो निकाल के जाएगा, वरना तो ऐसा कुछ बनाओगे निकाल ही ना पाए। हाँ, तो इसका बहुत फायदा हुआ। बेस प्रिंसिपल्स पांचों हमारे को पूरी जिंदगी काम आए। आप मानोगे नहीं कि दिन ब दिन कंपनी ग्रो कर रही थी, और इसको देख के हमें बड़ी खुशी थी क्योंकि मार्केट में डिमांड थी और ये प्रिंसिपल्स हमें हेल्प कर रहे थे। हालांकि शॉर्टेज थी एक चीज की, पैसे की, पैसा ही नहीं था। तो हमारी ग्रोथ कहाँ से होती थी कि इस महीने जो हमने बेचा वो पैसा आया, उसको खुद के ओन प्रॉफिट से लग रहे थे, उस प्रॉफिट से हम बड़ा कर पा रहे थे। जैसे एक एक करके जो आपने अपन बात करी इनिशियल वाली, इंडिया में जैसे आपने कहा ना कि जो भी बाकी लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे क्वालिटी पुअर थी, तभी तो इंपोर्ट करना पड़ता था और वो महंगा पड़ना था। अब आपने इंडिया में ऐसी क्वालिटी बनाई कि भैया इंपोर्ट से हम बकायदा लोहा ले सकते हैं कि इंपोर्टेड और हमारी लगभग बराबर है, या इंडिया में वी आर द बेस्ट। ये गैप कैसे फिल किया कि बाकी लोग क्यों क्वालिटी नहीं दे पा रहे थे, और आपने जब क्वालिटी दी क्या चेंज किए जिससे आप क्वालिटी दे पाए? मैं एक ही प्रिंसिपल बताऊंगा, वो थी कि हम मनी बैक गारंटी देते थे। हमारा भी प्रोडक्ट, आपको बताता हूं कि हमारे कंपटीशन के 15% प्रोडक्ट कंप्लेंट वाले होते थे, वापस चले जाते थे। हमारा तब 5% पे था। हम कोशिश करते थे लेकिन वी वर नॉट वेरी गुड। लेकिन हमने क्या कहा कि हमारा प्रोडक्ट अगर कंप्लेंट है, डिफेक्टिव है, तो आपको 100% पैसे कैश वापस मिलेंगे। और हर दुकानदार, हर डिस्ट्रीब्यूटर को बताया कि किसी कस्टमर को आपने तुरंत, अगर कंप्लेंट आई तुरंत या पैसा दे दो या प्रोडक्ट रिप्लेस कर दो। वन सिंगल प्रिंसिपल, आई चेंज एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारे पास वापस आता था और उससे हमें सीखने को मिलता था हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो बहुत सा सीखा हमने अपने डिफेक्टिव पीसेस को समझ के। और वो हम फिर, आपको पता है ना कि सिंपल प्रिंसिपल है जो मैनेजमेंट का, कि करेक्शन और करेक्टिव एक्शन। करेक्शन तो हुआ कि आपने पीस बदल के दे दिया, करेक्टिव एक्शन ये है कि स्टडी करो कि गलती हुआ क्यों और आगे जाके कभी ना हो ये। तो ये हम करते गए और ये कॉन्स्टेंटली क्वालिटी बढ़ती गई। फिर टेक्नोलॉजी भी हमें हेल्प करती है बेटर क्वालिटी लाने के लिए। फिर हमें समझ आती है, बेंचमार्किंग भी हेल्प करती है हमें इनको समझने के लिए। तो हमने सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करे, एंड नो डाउट वी आर सो हैप्पी कि आज हमारे प्रोडक्ट कंपेरेबल एंड टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एक और चीज जो आपने एथिक्स पे बोली ना सर, उसमें मेरा एक एडिशन ये है, जैसे एथिक्स का एक और फायदा होता है, आपके बिजनेस के 3 मेन चीज हुई, आपके कस्टमर हैं, आपके वेंडर है, आपके एम्प्लॉई हैं। जब आप एथिकल होते हो ना, ये 3, देखो आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो, इन 3 से कैसे बोलोगे? एम्प्लॉय को तो पता है कि क्या कर रहा है, वेंडर को भी पता है क्या कर रहा है, कस्टमर को पता है क्या मिल रहा है। अगर आप एथिकल रहते हो तो ये तीनों लोग समझते हैं अरे आदमी ठीक है। और ये तीनों लोगों ने अगर आपको सपोर्ट, भाई बिजनेस को आगे बढ़ाने में अगर एंटरप्रेन्योर अकेला लग रहा है तो दिक्कत आएगी, पर अगर एंटरप्रेन्योर के साथ एम्प्लॉय बोले नहीं यार एथिकल तो है यार, अपन भी ध्यान देंगे, कस्टमर बोले एथिकल तो यार इन्हीं के पास चलेंगे, वेंडर बोला यार आदमी सही है इसके साथ ही काम करेंगे, तो वो फिर ग्रोथ अपने आप ही कंपाउंडिंग होती रहती है। और हर स्टेक होल्डर के साथ अगर आप एथिकल हो, तो बैंक है, आपको पैसा दिया, उसने डेट दिया, तो अगर आप उसको टाइम पे नहीं दे रहे, वो आपको और पैसा नहीं देगा। तो यू हैव टू बी एथिकल टू एवरीबडी। और डॉक्टर्स स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग अस। हमारा ब्रांड डॉक्टर्स लिखना शुरू कर दिए, बिकॉज उनको लगा यार एक कंपनी की हिम्मत देखो, आज शुरू हुई है
और आज कहते हैं हम पैसे नहीं देंगे, और डॉक्टर मांगते थे, हम कहते थे नहीं देंगे। हम्म। तो मेरे हिसाब से एथिक्स इज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल जिससे रिस्पेक्ट ऑफ द ब्रांड स्टार्ट होती है। ठीक है सर, एक और चीज, आपका टोयोटा से कुछ रिलेशन है? टोयोटा से आपने कुछ चीजें सीखी, ऐसा कुछ था? मैं अभी रिसर्च के दौरान कुछ देख रहा था। मैं आपको बताता हूं कि हमारी ट्रेड में सेल्स बहुत आसान है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत मुश्किल है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल थी, हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स थी कि हमें रोज लगता था यार ये धंधा बंद करो, क्योंकि 16 घंटे काम करके भी हम इसको पूरा नहीं कर पाते थे। तो एक दिन एक लड़की एंटर करी मेरे ऑफिस में, मेरे को आके बोलती है कि मैं कंसल्टेंट हूं, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो मैन्युफैक्चरिंग में तो बताओ। तो मैंने कहा भाई हमारे पास तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो उसने कौन सी बोला वाली चाहिए? हाँ। हर तो वो तरह कह की रही है है। अच्छा जो प्रॉब्लम है लिख दो। मैंने फटाफट 50 प्रॉब्लम लिख के दे दी। तो कागज दिया उसको मैंने, तो उसने इस तरह से कागज 2 बार ही देखा और बोला कि हाँ सॉल्व हो जाएंगी। मैंने कहा मेरे को इतने साल हो गए, प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, तेरे को 2 सेकंड में समझ आ गया कि अभी। शी सेड वन थिंग कि आप कोई प्रोडक्शन सिस्टम यूज नहीं कर रहे, आपको कोई प्रोडक्शन सिस्टम यूज करना चाहिए, और मैं आपको सिखाऊंगी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। तो वो लड़की ने हमें 1.5 साल पढ़ाया, कंसल्टेंट बन गई हमारी, ठीक है। तो वो 1.5 साल में उसने तकरीबन सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इतना पावरफुल क्या सिस्टम। पढ़ाया कर, कुछ बेसिक्स पे बात करें भी, कुछ चीजें एक दो रैंडम देखो एग्जांपल्स। अगर आप उसके 20 टूल्स होते हैं, आपने सुना होगा काइजन, हाँ। आपने सुना होगा सेल मैन्युफैक्चरिंग, आपने सुना होगा कि लीन जस्ट इन टाइम, हाँ JIT, हाँ। JIT, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत हैं, वैसे पोका यूके है, राइट, तो PMTS है। तो ये सारे के सारे 20 के 20 टूल्स जब लगा दो तो कोई सी भी कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब कार मैन्युफैक्चरिंग कितनी कॉम्प्लेक्स होगी, अगर TPS नहीं लगा हुआ तो कार मैन्युफैक्चरर कभी डिलीवर कर ही नहीं सकता क्वालिटी वाला प्रोडक्ट। तो TPS तब बड़ी कंपनीज और कॉम्प्लेक्स कंपनीज में लगता था। TPS है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है। तो हमने 20-25% तब लागू हुआ जब वो कंसल्टेंट 1.5 साल रही हमारे ठीक है। साथ। उसके बाद हमारी कंपनी सुंदर चलने लग गई और हम बड़े तरक्की फास्ट करने लग गए, हमारी प्रोडक्शन बढ़ने लग गई, पर हम 20-25% ही तब लागू कर पाए। तो 2010 के करीब जाके मेरे को लगा यार वो सिस्टम तो बड़ा अच्छा था, हमने आधा लागू किया, थोड़ा सा लागू किया, हम और क्यों नहीं इसको लागू करते। तो मैंने फिर उसको बड़ी डीपली स्टडी किया, पढ़ना, और पढ़ के मेरे को समझ आया कि ये तो इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमें समझ ही नहीं आ पाता ये तो। फिर मैंने सर टोयोडा की, देखो एक बात समझने वाली है कि उन्होंने ये सब थ्योरीज बनाई थी 1960 में। तो मेरे को लगा तब तो ना तो कंप्यूटर थे ना इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती थी, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो मैंने उनकी जर्नी पढ़ी, लाइफ पढ़ी, फिर मेरे को समझ आया उन्होंने बड़े सिंपल सिस्टम बनाए थे। मैंने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की किताबें ली और उनको सिंप्लीफाई किया टोयोटा की सोच से, राइट, और इतना सिंपल बना दिया कि 100 पेजेस का एक टूल है लिखा हुआ, उसको 2 या 3 पेज में बना दिया, और वो सिंपली इम्प्लीमेंटेबल था। तो मैं उसको बोलता था कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल टूल। तो मैंने वो टोयोटा को नया नाम दिया, मॉडिफाइड टोयोटा सिस्टम। बेसिकली आपने TPS का अपना वर्जन बना लिया, अपना वर्जन बना लिया। अब टाइनोर सिस्टम बना लो या उसको हम मॉडिफाइड टोयोटा ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक जो 10वीं पास है उसको पढ़ के उसको लागू कर पाता है और उसमें से रिजल्ट ले पाता है, ये उस छोटे से जो हमारी कह लो एफर्ट थी उसका फायदा हुआ। पर उसके बाद हमारे को कोई रोक नहीं पाया कि तरक्की से। वी बिकेम सडनली अ ब्रांड बिकॉज आवर प्रोडक्ट्स वर वेरी हाई क्वालिटी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी, हमारे लोग इतने खुश थे जो बना रहे थे। और इसी काम के लिए मेरे को 2014 में US की यूनिवर्सिटी ने मेरे को PhD दी। मतलब टोयोटा पढ़ के अपना टोयोटा बना लिया, वो भी ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा काम में लेने लायक। और सर एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, आप मुझे बताना, इससे सहमत है क्या? मैंने एक नोटिस किया, मैंने कम से कम सर आज के डेट में 500 से 1000 केस स्टडी की होगी।
2-5 हज़ार आदमी से मिला हूँगा और मैंने स्टडी करी है तो ढंग से, मतलब अंग्रेजों के आने से पहले क्या व्यापार, मारवाड़ीज कैसे व्यापार करते थे, अंग्रेजों के टाइम क्या व्यापार था, उसके बाद क्या व्यापार था, 47 से 91 क्या था, 91 से अभी क्या है, ब्रिटिश में क्या, अफ्रीका में क्या, यूएस में क्या, मैंने बहुत ढंग से पढ़ा है। और सबका कंक्लूजन ये निकल के आया कि बिजनेस में कॉन्सेप्ट तो बनाने की बातें हैं, ले दे के कॉमन सेंस से। यस, अगर बिजनेसमैन का आंखें खुली है और वो ड्रिवन है कि कुछ कर गुजरूंगा, तो प्रॉब्लम दिखती है और वो कॉमन सेंस लगाता है तो चीजें बन जाती है। अब उस कॉमन सेंस को इंडिया में कुछ और नाम दे दिया, यूएस में कुछ और नाम दे दिया, ब्रिटेन में कुछ और नाम दे दिया, किसी ने कुछ बोल के कर लिया भाई, बिरला जी ने पड़ता सिस्टम बोल के कर लिया, किसी ने कैश फ्लो बोल के कर लिया, किसी ने कुछ और बोल के कर लिया, है तो कॉमन सेंस ही कि यार कॉमन सेंस है, आगे बढ़ जाओ यार। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलना Please, चाहूंगा please, please, please. कि हम अपनी कंपनी में क्या बोलते हैं, हाँ, व्हाट इज बीइंग प्रोफेशनल एंड व्हाट इज बीइंग अनप्रोफेशनल। तो हम कहते हैं कि अनप्रोफेशनल की डेफिनेशन वो है कि सिर्फ कॉमन सेंस यूज करके जो काम किया वो अनप्रोफेशनल है। ठीक है। लेकिन अगर राइट थ्योरी प्लस कॉमन सेंस को यूज करके किया वो प्रोफेशनल है। तो हम राइट थ्योरी और किताब की बहुत महत्वता समझते हैं। तो अनप्रोफेशनल मेरे को कॉमन सेंस प्योर यूज करी, क्योंकि अदरवाइज कि अगर नॉन इंजीनियर भी कॉमन सेंस रखता है और उसको अगर हम बोलते हैं कि तू टेबल बना भाई, तो वो बना तो देगा लेकिन उतना अच्छा नहीं बना पाएगा, या कोई मशीन बनानी है उतनी अच्छी नहीं बना पाएगा, ना उतने पैसे में बना पाएगा, ना उतनी क्वालिटी बना पाएगा। तो पढ़ाई का जो फायदा है वो हमें लेना चाहिए कॉमन सेंस को साथ लेके। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्रोफेशनल्स शुड ब्रिंग देयर बुक्स, शुड ब्रिंग देयर थ्योरीज एंड यूज कॉमन सेंस टू इम्प्लीमेंट। सर ऑल द थ्योरीज मेड बाय प्रोफेशनल उन्होंने कॉमन सेंस से बनाई शुरुआत। ये मैं मानता, ये मैं शुरुआत में जितनी भी थ्योरियां बनी है वो बनाने, जैसे टोयोटा ने 1960 में बनाई, ही यूज्ड कॉमन सेंस एंड बेस्ड ऑन हिज कॉमन सेंस ही मेड समथिंग। वेरी राइट। और आज उस पे हमने कॉमन सेंस लगा के अपना कुछ कर दिया। आई एग्री। सर एक और चीज है, जैसे अभी आ गया प्रोडक्शन वाला, अपन ने टीपीएस किया, ये किया, एसओपी बनी, चीज हुआ, लीडरशिप भी आई। अब अपन बात करते हैं फाइनेंस का, जो आपने कहा कि भी अगर शुरुआत में आपका बिजनेस छोटा है और आप अपने ही पैसे से रन कर रहे हो तो चीजें बहुत टाइम लेती है। जैसे आपने, अगर मैं बात करूं पहले साल से टर्नओवर कितना होगा आपका? मेरे हिसाब से कुछ 10,000 रुपया होगा। हाँ, तो 10,000 रुपए से जो अपन ने अभी करोड़ों की जर्नी आज की डेट में की है, तो वो कंपाउंडिंग तभी काम करेगी जब बीच में कैपिटल आई होगी। हाँ। तो वो कैपिटल के प्रॉब्लम प्रॉफिट से तो सॉल्व नहीं हुई होगी। क्या आपने और चीजें की कैपिटल के फ्रंट पे, फाइनेंस? देखो मैं 2-3 चीजें बताता हूँ पहले तो, प्लीज। कि देखो शुरू में अपना पैसा तो होता नहीं इतना, या तो बिजनेस से आता है या आप डेट से आता है। हाँ, अब जब आप बैंक से कर्ज लो तो मैंने एक प्रिंसिपल बनाया मेरे फादर के कहने पे कि भी अगर या तो डेट लोन अगर लेना है तो एक किस्त पहले दो, महीने से पहले एक किस्त दो, यू शुड बी अहेड ऑफ इट, ताकि कभी अब वो छूटे ना। तो हमारी आज क्रेडिट रेटिंग देखेंगे तो उस दिन से हाईएस्ट है, ए प्लस प्लस जो भी बोलो सारे। एथिक्स आ रहा है सर इसमें, जो हाँ। वो एथिक्स छोटी चीज है, वो सब जगह घूमती है वो एथिक्स से ये चीज मैनेज हो रही है। दूसरा चीज हमने क्या देखा कि हमारे एक ना प्रिंसिपल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो एक कंपनी की अर्निंग, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हो और आप कमा रहे हो तो आपको 4 तरह की अर्निंग्स होती हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या है कि आप कंपनी से सैलरी ले सकते हो, ठीक है, या आप डिविडेंड ले सकते हो, या आपकी शेयर की कोई वैल्यू है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि आपका धंधा बढ़ रहा है तो आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है। और चौथा है कंपनी का प्रॉफिट। ठीक है। अब मैं सारी चारों चीजों, यही अर्निंग्स हैं चारों में, बोला कि मेरी सैलरी, मेरा डिविडेंड और मेरे शेयर की वैल्यू, और चौथे में बोला कंपनी का प्रॉफिट। अब ये देखो आम बिजनेसमैन कर क्या रहा है, जो तो कंपनी का प्रॉफिट है उसको खुद का प्रॉफिट समझता है और उसको निकालने की कोशिश करता है, जो गलत है कि मेरा है तो ये तो मेरा है, वेराज उसका हक ही नहीं है उसके ऊपर। ठीक है। तो अपनी सैलरी, अपना डिविडेंड तो बढ़ाता नहीं है, ना अपने शेयर वैल्यू को बढ़ाता है। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। हमने कभी कंपनी के पैसे को घर नहीं लेके आए, उसको कंपनी में वापस लगाते रहे। दूसरी बात, जब आपने निकालना नहीं है तो आप उसको 2 नंबर में घर नहीं लेके आना, तो आपकी बैलेंस शीट बड़ी हो जाती है, आपका बुक्स में प्रॉफिट दिखता है, तो आपकी वैल्यू बनती है और शेयर की वैल्यू बढ़ती है। दैट इज योर रियल वेल्थ, जिससे आपको डेट भी मिलता है
और आपको इक्विटी भी मिल सकती है। तो मैं आपको बताता हूं कि एक फ्रेंच कंपनी इंडिया में आई, ढूंढ रही थी किसी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए, हमारे पास आई। तो उसने देखा एक छोटी सी कंपनी है लेकिन इतनी क्लीन, इतना सीधा प्रोफेशनल काम करने का तरीका और इतना सॉलिड ग्रोथ और एडवांस पेमेंट, ब्रांड में दम है। उसने हमारे को पार्टनरशिप करी या कह लो कि हमें इक्विटी दी। उस दिन से हमारी जो है ना लाइफ ही चेंज हो गई। पहले हमारी ग्रोथ बिना पैसे के बड़ी स्लो थी, लेकिन जिस दिन पैसा आ गया फिर पहली तो डील से क्या वैल्यूएशन पे हुई थी, कितनी? पहली डील हमारी वैल्यूएशन थी 60 करोड़। पहली वैल्यू 2010 में हुई थी, राइट। आज तो काफी, मतलब 2010 में 60 करोड़ थी, आज क्या आज बात करें? तकरीबन 5000 करोड़ है। 15 साल के अंदर 60 करोड़ से लगभग 5000 करोड़ की जर्नी। मैं ऐसे सोचता हूं, हमने 50,000 रुपया लगाया था जब बिजनेस में आए थे, आज 5000 करोड़ बन गया। इससे ज्यादा क्या सोच सकता है बंदा। लेकिन अगर मैं आज देखूं तो आज कंपनी इस जगह पे पहुंच गई है कि हम जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं। तो बेसिकली सर, आपने जो कॉन्सेप्ट किया, मैं ऑडियंस के साथ, आपने अपनी कंपनी की वैल्यू अनलॉक कर दी। हाँ। क्योंकि देखो एक चीज है, जैसे मैं आईपीओ का बड़ा समर्थक हूँ, सबको कहता हूँ कि आईपीओ लाओ, तो कई लोग उसके एन नंबर ऑफ फाइनेंशियल रीजन के अलावा मैं एक चीज कहता हूँ कि जब कंपनी का 100% स्टेक तुम्हारे पास है तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पसीना और तुम्हारा ही प्रॉफिट, और फिर तुम्हारा ही काम और तुम्हारी दुआ। लेकिन द मोमेंट आपकी कंपनी का जो स्टेक में 4 लोग और आ गए कि नहीं यार, आप ही आपकी कंपनी के आगे बढ़ेगी तो आपका फायदा, नीचे जाएगी तो आपका नुकसान, किसी को पड़ी नहीं है, तो कंपनी की ग्रोथ लिमिटेड ही है। पर द मोमेंट आपने वैल्यू अनलॉक की, चाहे प्राइवेट इक्विटी से करी, चाहे बाहर के पार्टनर से करी या आईपीओ से करी, जिस दिन आपकी कंपनी में आपके अलावा 10-20 लोगों का और इंटरेस्ट है, भाई साहब, वो सबका एफर्ट आ जाएगा, सबका नॉलेज आ जाएगा, सबकी कैपिटल आ जाएगी, सबकी दुआएं आ जाएगी, और जब सब एक साथ लगता है तो फिर कंपनी बढ़ती ही बढ़ती है। मेरे को ऐसे लगता है राहुल जी के 10 करोड़ की कंपनी के 100% मालिक होने से बेहतर है कि आप 1000 करोड़ की कंपनी के मालिक बनो, चाहे आपका उसमें स्टेक 50% है या 40% है, तो उसमें आपकी कंपनी तो बहुत बड़ी है। देखो, उसके अलावा आज हमारी सैलरी इतनी ज़्यादा है, आज हमारी वेल्थ जनरेट इतनी फास्ट हो रही है, हम कभी भी इतना पैसा घर पे ना ले आ पाते, इतना पैसा हम अपने लोगों को ना दे पाते, अगर हम छोटी सोच वो 100% को पकड़ के रखते कि इक्विटी मेरे पास रहनी चाहिए। तो मैं तो इस हक में हूं कि हम अपनी इस लाइफ में थोड़ा थोड़ा जो इक्विटी है देते रहते हैं तो कंपनी बड़ी होती रहती है। और ये लोग जो आते हैं ये केवल पैसा लेके नहीं आते, इट इज an intelligent capital because they bring lot of intelligence, lot of connections, lot of knowledge। तो ये लोग जो आते हैं ये पैसा भी लाते हैं और नॉलेज भी देते हैं, तो इसलिए ये कंपनी को कहीं से कहीं ग्रोथ दे देते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रोथ कैपिटल, इंटेलिजेंट कैपिटल और पेशेंट कैपिटल। और सर ये सही बात है सर आपने, क्योंकि मैं, अगर आपको पैसे के साथ साथ कनेक्शन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट इन्वेस्टर आपका। अच्छा सर, अभी आपने जो इक्विटी वाली बात की ना, एक्सट्रीम एग्जांपल है, मैं उतना भी नहीं कहता कि आदमी को करना चाहिए, लेकिन स्टार्टअप सेक्शन में अगर आप देखो, दीपेंद्र गोयल की बात करो, वो बिलियनर है पर इक्विटी कितनी, 4.5%। 9,000 करोड़ का आदमी बन गया, कैसे, क्या इक्विटी 4%? क्योंकि 3 लाख करोड़ की कंपनी का 4% लेके बैठा है, उसका इंपैक्ट पड़ता है अल्टीमेटली। सो इक्विटी जो पकड़ के बैठा है वो। लेकिन एक बात इसमें ये भी है कि जितना इक्विटी आप अपने पास रखो, लेट दो, आहिस्ता आहिस्ता दो, वो फायदा है। बहुत जल्दी इक्विटी मत दे दो आगे, क्योंकि है तो 100 ही है ना। बहुत जल्दी उसको एक बार 51 हाथ से चला जाता है ना सर, मतलब 49 रह जाता है, तो धंधे में वो मन लगना कम हो जाता है। जैसे अगर किसी भी प्रमोटर की इक्विटी 60-70% अगर उसमें है तो कंपनी को खींचता रहता है, और अगर उसको लगता है ना ज्यादा इक्विटी देते देते यार अब तो 25 ही रह गया, फिर वो एग्जिट मोड में रहता है कि यार एक मुकाम तक पहुंचा और मैं निकलूं, फिर वो मिशन ड्रिवन हट जाता है उसका। डाइल्यूशन शुड बी स्लो। ये आपके मुंह से मैं दुनिया को कहलवाना चाहता हूं, मैं तो कहता ही रहता हूं, क्योंकि अगर आप कंपनी की वैल्यू बनाओगे,
तो फिर कंपनी में टैक्स भी देना पड़ेगा। और भाई साहब जनता डरती है टैक्स के नाम से कि यार हमको थोड़ा कच्चा ही कर ले तो सही है, हम थोड़ा ऐसे साइड में रख ले तो सही है, टैक्स लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। और टैक्स लगेगा तो वैल्यू नहीं बनेगी। और आपने उस समय मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में जब सब पूरी दुनिया आपके आसपास जो भी लोग हैं सब टैक्स बचाने के बोर्ड में, सीए भी ये सजेस्ट करता है भैया टैक्स बचा लो, अड़ोस पड़ोस कहता है टैक्स बचा लो, बल्कि टैक्स दे रहे हो तो दुनिया आपको गलत कह रही है, ये तो पागल है इतना टैक्स देता है। तो उस समय आपका माइंडसेट क्या था पहले वो बताओ कि यार मैं तो टैक्स दूंगा, मैं वैल्यू बनाऊंगा वन, उस समय माइंडसेट क्या था, एंड बाकी लोगों को आपका सजेशन कुछ। राहुल जी, ये बिजनेस ना मैथमेटिक्स है, सिर्फ गणित है। इस गणित को अगर समझ लो तो सारे लोग टैक्स देंगे। ठीक है। मैं आपको छोटा सा गणित समझाता हूं। मान लो मेरी कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट करती है, और अगर मैं क्या करूं कि इस 10 करोड़ के प्रॉफिट को मैं से 4 करोड़ घर ले आऊं, मतलब 2 नंबर करके कंपनी का प्रॉफिट है, तो मैंने क्या बचाया? लेट अस अंडरस्टैंड इट। 25% टैक्स है, 4 करोड़ बचा लिया तो 25% का 1 करोड़ टैक्स बचा लिया। 1 करोड़ टैक्स बचा लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये अंदर रखूं तो 4 करोड़ रुपया जो अंदर गया या रहा, तो उसकी वैल्यूएशन मेरे जो शेयर्स की होती है वो तकरीबन, मैं मोटे तौर पे पीई का जो फॉर्मूला है तो 25 मान लेता हूं, तो 25 × 4 100 करोड़। तो मेरे एक कंपनी में जाके उसने मेरी वेल्थ को कितना बढ़ाया? 100 करोड़। 100 करोड़। और अगर मैं उसको बाहर निकाल लेता तो मेरे को उसने क्या प्रॉफिट बचा के दिया? 1 करोड़। अब देखो, 1 करोड़ के बदले मैं अगर 100 करोड़ खो रहा हूं है, और फिर मैं टैक्स की चोरी भी कर रहा हूं, मैं चोर भी हूं, करेक्ट। और वो जो 1 करोड़ टैक्स बचाया मैंने, और 4 करोड़ रुपए कैश की टेंशन में और हूं मैं, इसको रखूंगा, इसको लगाऊंगा, इसका करूंगा। हाँ, फिर मेरे धंधे में कैश नहीं है तो मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूं, ठीक है। मेरी वेल्थ जनरेट नहीं हो रही, मेरे पास ना बैंक आना चाहता है, ना हमारे पास इक्विटी प्लेयर आना चाहता है, तो मैं 4 करोड़ घर पे लेके जाके क्या फायदा? लेकिन मेरी सैलरी काफी है कि मेरा घर तो चल ही रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई गणित, मैथमेटिक्स समझ लो तो 2 नंबर जनरेट हो ही नहीं सकता, करना ही नहीं चाहिए। पैसा 2 नंबर में बाहर निकालना ही नहीं चाहिए। बीच में डालोगे बिजनेस ग्रो करेगा, बीच में डालोगे इक्विटी मिलेगी, बीच में डालोगे वेल्थ जनरेट होगी। और कितनी रेशो है? 1:100। ये किसको समझ नहीं आएगा? बच्चे को भी समझ आता है। सर ये लोगों को इसलिए नहीं समझ में आ रहा, लोग वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझते, लोग ये पी नहीं समझ रहे। लोग क्या वैल्यूएशन में नहीं जा रहे ना, उनको लगता है कि ये जो, जैसे आपने कहा ना सर, जो मैं आपसे इसके बिहाइंड द पॉडकास्ट भी कह रहा था, सर आपने जो इंटरेस्टिंग बात कही, जो मेरे लिए भी एक लर्निंग हो गई, कि आपने कहा प्रॉफिट है कंपनी का, मेरी तो सैलरी और मेरी वैल्यूएशन है। लोग बाग क्या वैल्यूएशन तो गिनते नहीं कि वैल्यूएशन होती क्या, वैल्यूएशन तो कुछ नहीं होती, वो सब प्रॉफिट गिनते हैं कि मेरा प्रॉफिट है, मैं घर ले जाऊं, मैं इससे प्रॉपर्टी लूंगा, मैंने इससे घर बनाऊंगा, मैं मेरे घर में झूमर लगाऊंगा, इससे मैं घूमने जाऊंगा। वहीं पे वो कंपनी की वो जो ऐसे मान लो कि वो जो कंपनी है अंडे देने, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, वो बस उसका पेट काट काट के ले जाता है और फिर कहता है यार मेरे तो फलाना आदमी इतना बड़ा हो गया, हम तो है ही नहीं। तो ये डिफरेंस है बंदे का। सर अब टीम पे बात आते हैं, क्योंकि आप से 3000 आदमियों की टीम हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारे एमएसएमई, एक फैक्ट बताता हूँ, 90% ऑफ इंडियन एमएसएमई 90 हैज लेस देन 10 एम्प्लॉय, क्योंकि वो कहते हैं यार एम्प्लॉय संभलते ही नहीं है, ये 10 रखे हैं, यही नहीं सुन रहे, ढंग के लोग मिलते नहीं, मुझे काम करते नहीं, मैं इनका कैसे करूं। आप 3000 लोगों की टीम बनाई, तो आपकी हायरिंग या मैनेजमेंट फिलोसॉफी क्या है? देखो, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि टोयोटा जो है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम इज अ वेरी पीपल ओरिएंटेड, टीम ओरिएंटेड, वर्कर ओरिएंटेड सिस्टम। वो क्या करता है कि टीम को आप सिखाता हो, ट्रेनिंग है। हमारे अंदर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। सबसे पहले हम तो रॉ बंदा लेते हैं, हम सिखाया नहीं लेते, फ्रेशर लेते हैं, लेडीज को लेते हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है ना, घर घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनको बुलाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। हम उनको ना कहते हैं कि आप ना हमारे साथ 2 दिन स्पेंड करो, आओ खाना, हमारे वहाँ पे फूड फ्री है, हमारे वहाँ पे बहुत सारी गेम्स हैं, आप कंपनी में कभी आओ, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज। तो 10 तरह के तो बेवरेजेस मिलते हैं, चाय कॉफ़ी की तरह, राइट। और फूड है, आने जाने का बसेस हैं, और खेलने के लिए सब सामान है वहाँ पे, बैडमिंटन, पूल टेबल, सब कुछ है, राइट, जिम है, तो सब कुछ फ्री है सबके लिए। तो जब वो 2 दिन स्पेंड करते हैं ये लोग, तो उनको अच्छा लगता है, माहौल इतना अच्छा, सब कुछ एयर कंडीशनड है। मेरे घर से सुंदर मेरी फैक्ट्री है,
और घर इतना सुंदर है तो सर फिर तो फैक्ट्री देखनी पड़ेगी मतलब। तो मैं आपको मजे की बात बताता हूं कि हम उनको क्या बोलते हैं कि आपको कितना काम आता है डजंट मैटर, हम आपको सिखाएंगे। हम एक 60 दिन का कोर्स करते हैं जो बड़ा प्रैक्टिकल होता है, फिर उनको हम जॉब पे ले आते हैं। अब जॉब में एक बेसिक एसेंस है कि जो प्रोडक्शन हेड है वो टेस्ट लेगा तो इंस्टीट्यूट से वो उसको जॉब मिलेगी। अगर वो उतना स्किल्ड नहीं है तो वापस इंस्टीट्यूट। तो पहली बात तो वो स्किल्ड आया। दूसरी बात है कि स्किलिंग मैट्रिक्स है हमारे पास। स्किलिंग मैट्रिक्स क्या कहता है कि आपको केवल एक स्किल आनी चाहिए तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अब जॉब पे आप उसको रोज करो वही काम और उसकी स्पीड बढ़ाओ तो आपकी स्किल के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक स्किल की स्पीड और एक स्किल की विड्थ। मतलब अब नंबर ऑफ स्किल्स को हम विड्थ बोलते हैं और हाइट बोलते हैं। कितनी स्पीड पे तुम्हें वो विड्थ हो गई, वो विड्थ हो गई, और कितनी स्पीड पे वो काम कर पाते हो वो आपकी हाइट हो गई, ठीक है। तो स्किल की हाइट और स्किल की विड्थ होती है। तो पहले हम क्या बोलते हैं कि भाई एक स्किल आती है तो आपको जॉब मिल जाएगी, अब इसकी आप प्लीज स्पीड बढ़ाओ। जब एक स्पीड पे वो पहुंच जाते हैं हम आपको दूसरी स्किल सिखाएंगे, फिर वो उसकी हाइट पे आ जाओ फिर तो आपको तीसरी स्किल सिखाएंगे। हर स्किल के ऊपर उनको प्रमोशन मिलती है। एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। होता क्या है कि वी आर वेरी पे फॉर परफॉर्मेंस लोग हैं हम, कि अपनी स्किल बढ़ाओगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी विड्थ बढ़ेगी तो आपकी प्रमोशन होगी। तो लोग उसी के वास्ते काम करते हैं और हम उनके लिए काम करते हैं। हम उनको हर सहूलियत देते हैं। फिर हमारी सरकार मिनिमम वेज सेट करती है, हम उससे कहीं ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। तो कुछ चीजें मिला के हमारे पास, अगर मान लो आज मेरे को 50 लोग चाहिए तो मैं सिर्फ अनाउंस कर दूं कि 50 चाहिए तो 200 की लाइन लग जाती है। हम उसमें से चूज करते हैं द बेस्ट पीपल एंड देन वी टेक देम टू द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो मेरे हिसाब से हमने लोगों को ना एक्चुअली ये एहसास नहीं करवाते कि तुम एम्प्लॉय हो। हम कहते हैं तुम मालिक हो अपनी मशीन के, अपनी स्किल के। और हम क्या कहते हैं, माई मशीन माई वैलेंटाइन। अच्छा हम 14 फरवरी अभी निकला तो हम कॉन्सेप्ट क्या रखते हैं कि आई शुड लव माई मशीन, मेरी मशीन ही मेरा वैलेंटाइन है। क्या बात सर, तो अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। बिकॉज एक और चीज़ है, कई लोग इसमें मेरे को कंप्लेन करते हैं कि हम एम्प्लॉय को काम सिखाते हैं वो हमको छोड़ के चला जाता है। मैं कहा ये आपकी सुपर ट्रेनिंग शुड बी और सुपर पावर ट्रेनिंग, टेंशन नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद ट्रेनिंग बहुत जोरदार है उसको कभी टेंशन नहीं होती कौन गया। वो एक जो होता है, एक डायलॉग था ना मूवी का कि हम सड़क से उठा के स्टार बना देते हैं। तो हम कहते हैं कोई भी आ जाए, किसी में स्किल नहीं भी है हम बनाएंगे ना स्किल वाला। तो जो स्किल वाला बनाने की काबिलियत रखता है उसको टेंशन किसी चीज की नहीं है। तो टीचर होने का फायदा हुआ मेरे को। गजब। और टीचर भी सर वो वाले आप इजी वाले, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान समझाने वाले टीचर हो आप। वो आपने क्रीम बनाने नहीं सिखाई, आपने गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट बना दिया। तो वो वाली जो चीज हुई सर अमेजिंग। तो अपन ने सर हायरिंग पे बात करी, मैनेजमेंट पे बात करी, फाइनेंस पे अपन ने बात करी, मार्केटिंग पे अपन ने बात करी, सेल आपकी कोई टेंशन है ही नहीं। सर आप नंबर 1 कब बने थे, कौन से सन में? 2018 में बने। तो ये 18 में बने जब आपको पता पड़ा, मैं ये इसका विजन बहुत पहले से ले लिया था कि यार बन के दिखाएंगे। देखो 2010 में ना एक बारी हम बैठे थे एम्प्लॉयज के साथ, तो हमने कहा यार हमें कोई विजन तो बनानी चाहिए अपनी, ठीक है। और वो विजन क्या होनी चाहिए कि इंडिया के नंबर 1, ठीक। तो तब हमारे सारे एम्प्लॉयज हंसे थे हमारे पे, ठीक। लेकिन फिर उसके बाद हमने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता एक डॉक्यूमेंट बनाना शुरू किया जिसमें हमने कहा हम बनेंगे कैसे, कितनी हमारी सेल होगी, कितने लोग होंगे, क्या प्रोडक्ट होंगे, कुछ अंदाजा बनाया, प्लानिंग बनाई। और आहिस्ता आहिस्ता उस प्लानिंग के ऊपर काम करते हुए हम 2018 में नंबर 1 बन गए। और सर नंबर 1 बनने के बाद क्या होता है, एक तो होती खुशी की बन गए, एक खालीपन भी आता है कि यार अब क्या करने का है। एग्जैक्टली। देखो खुशी रही सिर्फ 2 महीने, 2 महीने के बाद ना एक दिन हम बैठे, यार अब क्या, हमारे पास कोई गोल ही नहीं है, तो विजन ही नहीं है, कोई मतलब क्या करना क्या अभी। और 2 महीने आपको पता है कि मैं बड़ा बेचैन, सो नहीं पाता था। 2 साल तक ये चलता रहा कि नो विजन, अब क्या करें। तो किसी ने मेरे को एक इंटरव्यू ले रहा था तो मेरे को बोला कि आपकी क्या विजन है। तो मेरे को जब उस टाइम पे समझा, एकदम से
दिमाग में आया। मैंने कहा देखो अब नेशनल हम लीडर हैं तो नेक्स्ट विजन तो अब इंटरनेशनल ही होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं कि अभी इंटरनेशनली क्या आप नंबर 1 बनना चाहोगे? तो मैंने कहा ऑब्वियसली अब हमारा एक ही एम होना चाहिए कि हम वर्ल्ड में वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहते हैं। अब बोल के आ गया मैं। सच में बताऊं तो वो विजन हमने कभी तैयार नहीं करी थी, पर उसके बाद बैठ के हमने वो विजन तैयार करी कि हमें सच में वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। और एक और बात बताता हूं कि वर्ल्ड नंबर 1 बनना क्यों हमें लगा है कि संभव है, उसका रीजन है हमारे प्रोडक्ट लाइन में 2-3 इश्यूज हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज द बॉटलनेक, और उसका रीजन क्या है? पहला कि नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स आर ह्यूज, 3000। नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज आर ह्यूज, इतनी टेक्नोलॉजी डाइवर्सिटी है कि हमारे एक तरफ से धागा से कपड़ा बन रहा है, टेक्निकल टेक्सटाइल, दूसरी तरफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों में डिफरेंट पॉलीमर्स प्लास्टिक्स यूज हो रहे हैं, तीसरी में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की तरह काम हो रहा है, अगले में रोबोट्स लगे हुए हैं और वो वेल्डिंग कर रहे हैं एल्यूमिनियम और स्टील के। डाइवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज ह्यूज, और एक है कि लेबर इंटेंसिव है। अब एक बात बताता हूं, इंडिया के पास सबसे ज्यादा क्या है? लेबर। और यूरोप इस लाइन में पहले लीडर था। अब लेबर की वजह से आज यूरोप इस काम को, इस प्रोडक्शन को बंद कर रहा है। उसने 20 साल पहले चाइना में शिफ्ट करना शुरू किया अपना प्रोडक्शन, अब लोग चाइना से भी कतरा रहे हैं। तो इंडिया इज द नेचुरल ऑल्टरनेटिव। अगर हम इंडिया में नंबर 1 है तो हमें लगा कि बड़ी आसानी से हम अगर एम बना लें तो वी कैन वन डे बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1। मतलब ये एफटीए का भी फायदा मिलेगा आपको, नहीं? बहुत ज्यादा, है ना? देखो मैं समझता ये तो हूं भगवान ने आपके लिए, मतलब जैसे ही आपके बिजनेस की बात मैंने कहा एफटीए तो इन्हीं के लिए है। देखो मेरे को लगता है कि सरकार ने बहुत मेहनत करी है। जो सरकार कर रही है वंडरफुली, बहुत अच्छा काम कर रही है। इंडिया की जो अभी तरक्की होने वाली है हमने पिछले कभी 100 साल में नहीं देखी। तो एफटीए इज अ ग्रेट बून फॉर एवरी बिजनेस। सर एक इसको मैं फैक्ट से एक्सप्लेन कर दूं, मैं पढ़ाता हूं क्लास में इसलिए भी याद है अपने का ना। इंडिया की तरक्की, हमारा पहला ट्रिलियन आया था 2007 में, दूसरा ट्रिलियन हुआ 2015, तीसरा आया 2022, यानी आज़ादी से लेके 75 साल लगे 3 ट्रिलियन आने में। हमारा चौथा ट्रिलियन आया 25 में, पांचवा आएगा 28 में, छठा आएगा 30 में, यानी 3 ट्रिलियन में लगे थे 75 साल, 3 ट्रिलियन और जुड़ेगा 8 साल में, और आगे की स्पीड और खतरनाक होने वाली है। तो आप सोचो कि हम 18, जब हमने पहला ट्रिलियन जो 60 साल में जोड़ा था, अब हम आने वाले 16 से 18 महीने में 1-1 ट्रिलियन जोड़ते जाएंगे। सोचो क्या खतरनाक स्पीड होने वाली है। और ये तो हम ओन कंजम्पशन पे चल रहे थे। अगर एफटीए अगर ढंग से वर्कआउट कर गया तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो फिर तो और कहीं दुनिया चली जाएगी। अगर हम हर हिंदुस्तानी ये समझ जाए जो आपने बोला है, तो 140 करोड़ मिलके काम करें तो इसकी स्पीड और बढ़ा सकते हैं, और आज हमारे पास ताकत है। एक तो पर्सनल क्वेश्चन कि आप वर्क लाइफ बैलेंस पे क्या ठीक है भाई? एक आजकल चल रहा है 70 घंटे 90 घंटे काम करो, एक कह रहा है कि बैलेंस करके चलो। यूथ कंफ्यूज है भाई कौन से रास्ते जाना है। आपने जो चीज बिल्ड की है, आप क्या सजेशन देते हैं नए एंटरप्रेन्योर को? सो 2-3 चीजें हैं इसमें। वर्क लाइफ बैलेंस बीवी बेटर बताती है मेरे से कि भाई मेरी वर्क लाइफ बैलेंस है कि नहीं, मैं कितना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ, तो कम करता हूँ। ठीक है, लेकिन वो क्यों? मैं समझता हूं कि जिस काम में आपको मजा आता है, जिस काम में आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, वो काम ही नहीं है, वो एक डिवोशन है, एक मेडिटेशन है। तो मैं काम को उस तरीके से कर रहा हूं, मेरे को इतना मजा आता है। और मेरा काम है क्या एक्चुअली? मैं सिर्फ किताबें पढ़ता हूं, उसकी एक छोटी सी थ्योरी लिखता हूं, और फिर सुबह जाके लेक्चर दे देता हूं, और लोग काम करते हैं। तो हम डेलीगेट करके रखा है सब कुछ, लोग काम कर रहे हैं, लोग रिजल्ट ला रहे हैं। वी हैव एक्सेलेंट पीपल इन आवर कंपनी, और मैं सच में इंजॉय करता हूं। मेरे को टाइम का पता नहीं चलता। जब मैं ऑफिस में होता हूं, वो घर से फोन आता है कि काफी टाइम हो गया, अब घर आ जाओ। तो हालांकि मैं काफी काम करता हूं, लेकिन मेरे लिए इससे ज्यादा प्लेजर है ही कोई नहीं। एज अ लास्ट मैसेज,
आपका क्या मैसेज है अपकमिंग एंटरप्रेन्योर के लिए और स्पेशली आपके मुंह से मैन्युफैक्चरर्स के लिए? क्योंकि इंडिया में आदमी को एंटरप्रेन्योर बनना है क्या है कि एसी कैबिन में बैठ जाना है, कोई टेक का ऐप बना देना है या ट्रेडिंग कर देनी है, तो एंटरप्रेन्योर का नाम उसको यही लगता है। पर इंडिया को जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग की, अगर हम चाइना को बीट करना चाहते हैं या उससे आगे निकलना चाहते हैं तो आपका जो एंटरप्रेन्योर अपकमिंग है उनको क्या मैसेज है स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए? मेरा तो एक सिंपल सा मैसेज है सबको कि इंडिया अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है और पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है टू सोर्स देयर गुड्स। तो इसका मतलब इतना ज़्यादा मार्केट हमारे पास पड़ा है। थिंक बिग, इतना बड़ा सोचो कि आज हमारे पास तो मेगा फैक्ट्रीज ही नहीं है। हमारी मेगा फैक्ट्री की डेफिनेशन पता क्या है? 10,000 लोग होना, और चाइना की मेगा फैक्ट्री 1 लाख बोलती है। तो वी शुड क्रिएट मेगा फैक्ट्रीज। जितनी अच्छी लेबर इंडिया में है पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो मेरे हिसाब से कि एक तरफ इंडिया को लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स लेके खूब सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी चाहिए। एक तरह की तो ये इंडस्ट्री होनी चाहिए और दूसरी होनी चाहिए हाईटेक इंडस्ट्री। तो हमारे पास तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। वी हैव ब्रेनी पीपल, जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत दिमाग वाले लोग हैं। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो बड़ी से बड़ी कंपनियां बना रहे हैं, कितने यूनिकॉर्न्स बन गए। और दूसरी तरफ मैं कहता हूं मेगा फैक्ट्रीज लगानी चाहिए ताकि हमारी जो जनता को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इससे ज़्यादा, इससे बेहतर कोई टाइम नहीं हो सकता इंडिया की ग्रोथ के लिए, इंडिया के मैन्युफैक्चरर के लिए, जहाँ पे इतनी डिमांड है और हम बनाने वाले नहीं है। आज भी हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें इंपोर्ट बंद करनी चाहिए। मैं सर सबसे पहले सर आपसे मिलके मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, बिकॉज एक चीज़ मैन्युफैक्चरिंग जिससे लोग कतराते हैं, आपने उसमें काम किया और भी नेक्स्ट लेवल किया। सेकेंड चीज़ जो एम्प्लॉय के लिए न्यूज़ आती है ना, मैं एम्प्लॉय में ये इशू वो इशू, आजकल एक बहुत सारे मीम या एक सेक्शन इस तरह का कर रहा है कि कैसे एम्प्लॉय का शोषण हो रहा है या उसका ध्यान नहीं दे रहे, और वहां पे आप एम्प्लॉय को जिस तरह की ट्रेनिंग और जिस तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं वर्ल्ड क्लास, उसके लिए भी सैल्यूट है। और आपका काम जैसे अभी वर्ल्ड नंबर बना, अभी आप सर कहाँ तक पहुंच गए? टॉप 20 आ गए? हम आज दुनिया के 14वें बड़े हैं, वर्ल्ड्स 14th। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट 3 years में वी शुड बी विद इन द फर्स्ट 10। दैट इज अवर एम। बाय 2032 तक हम 100 कंट्रीज में नंबर 1 होंगे और टॉप 3 में आ जाएंगे। सर मैं आपका उस दिन, जिस दिन ये घोषणा हो रही है उस दिन बुलाना, मैं आऊँगा और दोबारा पॉडकास्ट करूँगा। ये भी कमिट करके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए, बिकॉज जो आप कर रहे हो ना सर, वो चंडीगढ़ के लिए नहीं, पंजाब के लिए, पूरे इंडिया के लिए गर्व की बात है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये स्टोरी मैं मेरे माध्यम से पूरे इंडिया तक पहुँचा पा रहा हूँ। और ये जो आपने चीज़ें की, एक दिन आपकी फैक्ट्री विजिट भी करेंगे और आपकी SOPs दुनिया को बताएंगे कैसे इंडिया भी एक अच्छी चीज़ बन सकता है। और इसी वादे के साथ कि दोबारा टॉप 3 में जब आएंगे एक और पॉडकास्ट करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू राहुल जी, इट वाज अ प्लेजर।